देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में पिछले 3 दिन में औसत से दोगुनी बारिश अब तक दर्ज हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में आज बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। और इस बीच सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। 42 दिन हो चुके हैं। मौसम की जबरदस्त मार है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का साहस बरकरार है। उनके हौसले, उनका दृढ़ निश्चय जस का तस बना हुआ है। सरकार से बातचीत भी हो रही है, लेकिन किसानों का यह कहना है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। किसान संगठन 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। महिला किसान पहुंचेंगी और वो भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगी और गांव-गांव तक इसे पहुंचाया जाएगा। ये अब तक रणनीति किसानों की सामने आ रही है। और इस बीच आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब आज दिल्ली एनसीआर की सुबह ओलों की बरसात के साथ हुई। हालांकि इसको लेकर पहले भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान दिया गया था और 4 से लेकर 7-8 तारीख तक के बीच इस तरह के हालात बने रहेंगे, इस बात की जानकारी दी गई थी। लेकिन जबरदस्त बदलाव ये मौसम में पिछले 2 से 3 दिन में दिखाई दिया है। लेकिन सिंगू बॉर्डर पर कुदरत की ये मार किसानों के लिए इस वक्त इस भीषण ठंड में जब वो आंदोलन पर बैठे हैं, संकट को और बढ़ाते हुए। सड़क का बिछौना है, खुला आकाश है और उस पर बारिश और ओलों की बरसात। पिछले 4 दिनों से मिजाज मौसम का बिगड़ा हुआ था। आज सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, लेकिन इतना घुप अंधेरा था सुबह के 9 बजे भी ऐसा लग रहा था कि शायद रात का समय है। जाहिर है मुश्किल उन किसानों के लिए भी होगी जो किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था कि ठंड तो बढ़ेगी ही। बरसात के चलते तापमान बढ़ा, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी तेज हवाएं चलने लगी और हवा की रफ्तार इतनी थी कि ये देखिए छाते का क्या हाल हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो है ही, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां की बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये स्थिति लगभग अगले 24 घंटे भी बनी रह सकती है। किसानों की तकलीफें भी बढ़ी हैं और जो ये मौसम विभाग ने जो आगे की भविष्यवाणी की है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल यानी 7 तारीख को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिल्ली का रुख करेगा। और अभी भी हम जहां खड़े हैं वहां तेज बारिश हो रही है और यहां से कुछ दूर पर ही किसान हैं जहां पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से लगातार जो बारिश है उसका दौर बना रह सकता है। 7 तारीख को अगर पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो दोबारा हिट करेगा दिल्ली को, तो आने वाले दिनों में भी बारिश लगातार होती रहेगी। तो ये एक तरीके से जो कपकपाने वाली ठंड है वो बदस्तूर जारी रहेगी और उससे राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल कम है। तो ये बारिश जो अभी हमें झेलनी पड़ रही है, दिख रहा है हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। ये दिल्ली में आम तौर पर जो ऐसी तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलती है। और जो मौसम विभाग ने कहा है 3 दिनों में जो जनवरी में कुल बारिश होती है सामान्य तौर पर, उससे 3 गुनी ज्यादा बारिश हो गई। यानी 3 गुनी बारिश 3 दिन में हो गई जो 30 दिन में होती थी। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुमार कुणाल मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। कुमार, देखिए अभी आप ही की रिपोर्ट चल रही थी जिसमें अभिषेक आनंद, माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए कुछ देर पहले कुमार कुणाल की हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि 30 दिन में जो बारिश होनी थी वो 3 दिन में हो गई है। और इसीलिए किसान ये कह रहा है कि एक तरफ सरकार नहीं सुन रही है तो दूसरी तरफ कुदरत भी नहीं सुन रही है। और ये संकट के बादल जो उन पर बरस रहे हैं, जहां पर सड़क पे लगा गद्दा भी गीला हो गया है, बिस्तर जिस पर बैठे हैं वो गीला हो गया है। आगे आने वाले दिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ किसानों के लिए भी बड़े मुश्किल भरे हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये एकलौता शेड है जिसमें यहाँ 1000 से ज्यादा जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आई हैं। ये एकलौता ऐसा शेड है जहाँ बारिश से बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं लकड़ियां जो पड़ी हुई हैं जमीन पर, वो लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बचा करके ये लोग किसी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। किसानों का ये कहना है कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है।
ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, टेंट के अंदर पानी जा रहा है, फर्श पर, सड़क पर हर जगह पानी हो गया है, लकड़ियां तक गीली हो गई हैं, खाना बनाने में भी परेशानी हो रही है। और इस कंडीशन में भी सरकार के सामने किसान टिके हुए हैं इसी मांग को लेकर के कि तीनों जो फार्म बिल्स हैं वो वापस किए जाएं। गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर, बदस्तूर, यही स्थिति है। कीचड़ हो गया है जहां पर हम लोग खड़े हैं और इस कंडीशन में रहना अपने आप में एक चैलेंज है। मीनाक्षी, बिल्कुल परिस्थितियां वहां पर विकट, लेकिन इसके साथ साथ मौसम की भी जो स्थिति है बीते 3 दिन में, उसकी भी आप तस्वीर देख लीजिए। आज सुबह दिल्ली एनसीआर की शुरुआत ओलों के साथ हुई। अभिषेक, क्योंकि आप वहां किसानों के बीच मौजूद हैं, देखिए बातचीत तो चल रही है जो अब 8वें दौर तक जा पहुंची है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं मांगे अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन और तीव्र होगा, आने वाले दिनों में और बड़ा स्वरूप लेगा। इसको लेकर क्या अभी कोई बातचीत हो रही है वहां पर? जी देखिए, किसान जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं उनका साफ कहना है कि इससे बुरा अब तो कुछ हो नहीं सकता है। जिस तरीके से मौसम की भी मार पड़ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके साथ समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब वो बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इसके आगे वो पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। जो भी आंदोलन है वो पूरा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। आगे क्या स्ट्रैटेजी है ये अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। ट्रैक्टर जो इनका रैली होने वाली थी उसको भी आगे पोस्टपोन किया गया है। बातचीत से उम्मीद है किसानों को, तभी वो यहाँ पर अभी भी जमे हुए हैं। उम्मीद यही है कि सरकार, जो उनकी पहली और इकलौती डिमांड है, जो फ्लैश पॉइंट है जहां पर टकराव है, कि तीनों फार्म बिल्स वापस होने चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि अगली बातचीत में सरकार कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगी। शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के चांदनी चौक में मंदिर गिराने पर भड़के विवाद में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने आज यहां विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इलाके में सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। तनाव को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सियासत करने वाले तो पहुंच ही रहे हैं। और इस दौरान ग्राउंड पर जो स्थिति थी वो भी आप देख रहे हैं। बीते दिन यहां पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री होगी। कल इससे पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का एक दौर दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि एमसीडी पर बीजेपी काबिज है, तो बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार है। लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बेहद तनावपूर्ण। हमारे संवाददाता पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में इस वक्त कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है चांदनी चौक के, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी के हाथों में पोस्टर, बैनर है और यहाँ पुलिस के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी झड़प देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाते हैं और कार्यकर्ताओं से बात कराते हैं। क्या मांग लेकर पहुंचे हैं? भाई साहब, यहाँ मंदिर तोड़ दिया, प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया, 50 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। रात को 3 बजे ये मंदिर तोड़ दिया गया। उसी को लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी, उस्मान भाई यहाँ है, तो देखिए पुलिस का व्यवहार दिखाइए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मंदिर तोड़े जाने की है और तस्वीर देखिए, यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया हुआ था। तो देश की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक इलाके में जो परिस्थिति बनी वो आपने देखी। पंकज जैन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, देखिए यही सियासत का चरित्र और स्वरूप है कि एक ऐसा मामला जिसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है और रीडेवलपमेंट के लिए जो कदम उठाया गया, उस दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तीनों दल दिल्ली में जो हावी हैं इस वक्त, वो जिस तरह की राजनीति ग्राउंड पर कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के लिए वहां पर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए चांदनी चौक सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिल्ली में कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं, तो ऐसे में बाजारों में भीड़ भी अब बढ़ रही है क्योंकि लोग निश्चिंत होकर बाजार में आ रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये वो इलाका है जहां ये हनुमान मंदिर था, जहां पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं आसपास और यहाँ से गुजरने वाले लोगों की काफी भीड़ होती है। और इस जगह पर जो मंदिर और इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे उनका लगातार जमावड़ा रहता है। इस वजह से जो पेड़ है जहां ये मंदिर था उसके चारों तरफ बैरिकेड बिछा दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं 3 लेयर में यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को अंदर आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और इसके अलावा अगर बीच में कोई ऐसा शख्स नजर आता है जो नारेबाजी कर रहा है या फिर जोर जोर से बातचीत करने की कोशिश करता है पुलिस,
तुरंत फोर्स की मदद से उसे वहां से हटा देती है। तो यहाँ पर सभी को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का हो या हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसे लेकर जमकर अब सियासत हो रही है। पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और अब इन दोनों के खिलाफ ही कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मीनाक्षी जी, पंकज ये बताइए कि जो ये रीडेवलपमेंट का प्रोसेस था जिसके तहत ये कदम उठाया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो प्रोसेस अभी जारी है? क्या काम हो पा रहा है वहां पर? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि अभी तनाव वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर काम लगातार जारी है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था पिछले साल खत्म हो जाना था, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद काफी काम रुक गए और उसके बाद अब धीरे धीरे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, आपको बता दें कि लाल किले के सामने जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां से लेकर 1 से 2 किलोमीटर तक का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इस रास्ते में आने वाले तमाम जो अतिक्रमण थे इन्हें हटाने के लिए कोर्ट का विरोध एजेंसियों ने किया था। तो ऐसे में ना यहाँ पर सिर्फ पुलिस की मौजूदगी है, बल्कि आसपास की जो दुकानें हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही हैं और जो निर्माण कार्य है उसको भी यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो जहाँ पर मंदिर था वहां से अगर हम बात करें तो 200 या 300 मीटर की दूरी पर काम फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जहाँ पर मंदिर था वहां पे फुटपाथ बनाने का काम, सौंदर्यीकरण का काम या फिर पेड़ लगाने का काम, ये तमाम काम पूरा हो चुका था। ठीक है, शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रहें, आपके पास आगे हम लौटते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। बदायूं में आंगनवाड़ी सहायिका से गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने पर एसएचओ राघवेंद्र सिंह निलंबित हो गए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि पुलिस को अभी भी एक नामजद आरोपी की तलाश है। बीते रविवार को बदायूं में 50 वर्षीय महिला अपने गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, जिसके बाद महिला का शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गैंगरेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप हत्या का मामला दर्ज किया है और 3 लोगों को नामजद किया है। घटना पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। तो ये घटना जो खत्म हुई है, जो कहाँ खत्म हुई? ये तो हमें ना पता, वो अपना पे लेकर आए गाड़ी। जैसे मंदिर पे जो कुआं है, हाँ। उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात को 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक, मतलब मरी हुई थी। हाँ। हम आवाज मारी, कबाड़ खोल के, हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ डाल के ना यहाँ पे तो चले गए, रुके भी ना। हमने बाबा ना रुके? ना रुके। उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन था? एक तो वे एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं, देने गए अभी। कौन गया पुलिस को सूचना देने के लिए? हाँ, मेरे मामा जी गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी, ये डाल के गए, उन्होंने मारी है। मतलब बाबा ने? हाँ। सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। शिवन श्रीवास्तव इस वक्त आ गए और जानकारी के साथ। शिवन, बेहद चौंकाने वाला ये मामला, बेहद तकलीफ दे कि इस तरह की एक घटना सामने आई और मालूम तब चला इस घटना का जब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि गैंगरेप भी हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक की तस्वीर तो कुछ और दिखाई दे रही थी। क्या एक्शन अब तक हुआ है और किस तरह की हलचल अभी वहां इस केस को लेकर? देखिए मीनाक्षी, एक बात साफ है कि इसमें पुलिस की बहुत बड़े स्तर की लापरवाही सामने आती है। संडे के दिन ये घटना हुई, उसके बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम होता है, वो भी दबाव में आने के बाद। वरना जब रात में पुलिस वालों के पास घर वाले गए तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से भी मना कर दिया और इस पूरे मामले में मौका मुआयना करने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई कवायद नहीं की गई। जबकि ये इतनी दर्दनाक, इतनी ज्यादा हृदय विदारक घटना है जिसमें अभी जब हमारी डॉक्टर्स से बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह की ब्रूटलिटी की गई है उससे साफ है कि प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत गहरे जख्म है, रिब्स टूटी हुई हैं और पैर में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से इसके एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और उसके बाद मौत हुई। और रात में जब ये लोग आरोपी वहां पर छोड़ करके, फेंक करके घर के सामने भाग गए, उससे साफ पता चलता है कि वो कितने बेखौफ थे। और
पुलिस के पास जाने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जांच शुरू नहीं की, मौका वारदात पर नहीं गए और परिवार वालों की सुनी नहीं, जिसकी वजह से आरोपी फरार हो गए। हालांकि जब हंगामा बढ़ना शुरू हुआ, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस मामले में अभी भी मुख्य आरोपी जो पुजारी है सत्यनारायण, उस तक पुलिस नहीं पहुंची है। और ये इसी काहली, इसी लापरवाही का नतीजा है पुलिस की। अगर वो फौरन जाती तो शायद वो भी पकड़ में आ जाता और पूरे मामले के बारे में पता चलता। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, मीनाक्षी, ये साफ दिखाता है कि चाहे पुलिस, चाहे सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन जो अपराधी हैं वो किसी भी तरीके से डरते नहीं हैं। और जो अफसर हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही, उनकी काहली दूर नहीं होती। वरना 2 दिन बीतने के बाद पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम में साफ हो कि गैंगरेप हुआ है और इतनी ब्रुटैलिटी हुई है, ये लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रोग्राम चलाते हैं और ताकीद करते हैं कि सब लोग ध्यान रखें, लेकिन अफसर उसी पूरे स्टेटमेंट में, उसी निर्देशों पर, उसी आदेश पर पलीता लगाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं कि कितना गंभीरता से मुख्यमंत्री की बातों को अधिकारी लोग लेते हैं। वरना इस तरह से लापरवाही और शिवेंद्र, देखिए, ये नहीं भूलना होगा कि हाथरस जैसी जो इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई, उसमें भी जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पहली नजर में ये पाया है कि जो इन्वेस्टिगेशन गैंगरेप के बाद हुआ है पुलिस की तरफ से, उस पर गंभीर लापरवाहियां दिखाई दी हैं। देश टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है और इसका शुभ मुहूर्त भी लगभग तय हो गया है। मकर संक्रांति से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो सकती है। वैक्सीनेशन की तारीख भी आ गई। कोरोना को मात देने के लिए तैयार है भारत। 14 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। नए साल की पहली खुशखबरी तो यही थी कि कोरोना से जूझते देश को 2 वैक्सीन का तोहफा मिल गया। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी, इसकी तारीख भी आ गई है। अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक ही चला तो 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो वैक्सीन पर मुहर लगने के 10 दिनों के भीतर टीकाकरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। 1 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को DCGI ने मंजूरी दे दी। इस लिहाज से स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 10 दिन बाद यानी 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने अभी देश के सामने अपनी तैयारियों का खाका ही रखा है, न कि कोई पुख्ता ऐलान किया है। लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि जब तैयारियां पूरी हैं तो देरी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक देश भर में वैक्सीनेशन के कईयों ड्राई रन भी किए जा चुके हैं, यानी वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी कसरत हो चुकी है, अब फीता काटना ही बाकी है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए। इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया। सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया। और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन न फैले। देश के पास 2 वैक्सीन हैं। दोनों के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। लेकिन इस खुशखबरी में भी खटास तब पड़ गई जब वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा एक बड़े लक्ष्य के आड़े आने लगी। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them.
I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. लेकिन अच्छी बात यह है कि कारोबारी विवाद के ज्यादा तूल पकड़ने से पहले ही दोनों कंपनियों ने मतभेद दूर करके कोरोना के खिलाफ जंग में साझा प्रयासों के महत्व को समझ लिया। पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 के वैक्सीन बनाने और उसकी सप्लाई को लेकर अदार पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने अपनी अपनी कंपनियों की ओर से साझा इरादा जाहिर किया है। उनका कहना है कि उनके लिए भारत और दुनिया में लोगों का जीवन और उनकी आजीविका को बचाना ज्यादा जरूरी काम है। जहां अब दोनों वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, जहां हमारा ध्यान उन लोगों तक इसे पहुंचाने पर है जिन्हें अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो शुरुआत हैं। भारत में कोरोना की कई और वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, यानी भरोसा कर सकते हैं कि 2021 हैप्पी वैक्सीन ईयर साबित होगा। उस स्थिति में आए हैं कि हमारे 3 जो है वो तो एक प्रकार से एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है, 4 एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है, और अभी तो सारे देश ने नए साल में 2 के बारे में तो खबर सुनी कि उनका इस्तेमाल जो है हमारे भारत के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। फिलहाल सबसे पहले इंतजार सरकार के कोविड प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप को लेकर है, क्योंकि वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरी प्रक्रिया इसी के जरिए होनी है। कहा जा रहा है कि ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस पार्टी देसी वैक्सीन पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जिस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, उसे मंजूरी कैसे दे दी गई। इसका जवाब आईसीएमआर ने दिया, लेकिन बीजेपी सियासी पलटवार करने से नहीं चूकी। कोरोना से लड़ते लड़ते देश में वैक्सीन पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब विपक्ष सवाल उठा रहा था कि देश में वैक्सीन कब आएगी, और जब एक नहीं 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो जल्दबाजी में मंजूरी पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के बहाने मोदी सरकार सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वैक्सीन पर विवाद इसी की नई मिसाल है। वहीं बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं है। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह, और ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही संजीदा जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए, और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। मनीष तिवारी से पहले शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोवैक्सीन को ट्रायल कंप्लीट हुए बिना मंजूरी देने पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद से बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही स्वदेशी पर चुनौती दे डाली है। जब मरने की स्थिति होगी तब तो मैं जरूर लगवा लूंगा, मगर मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिया था उसका कोर था कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं, तो मेरा उनसे था कि जो अपने स्वदेशी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी वैक्सीन को इतिहास किया है। आई थिंक उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बेटर ये होता कि जो इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो प्रमोट करते तो वैक्सीन हल्ती और मेरे हिसाब से सस्ती भी होती वो। इससे पहले अखिलेश यादव वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर घिर गए थे। आखिरकार अखिलेश यादव को बैकफुट पर जाना पड़ा था। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट
किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। अपने बयान को लेकर सफाई के बाद भी अखिलेश यादव को तंज झेलने पड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही संजय राउत भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इसको भाजपा का वैक्सीन बता रहे हैं, बोले नहीं लेंगे। देखिए भाई, कौन क्या बोलता है आपको उसको, आप तो शुरू से जानते हैं मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है तो बोलने से वो खबर छपता है, तो इस सब के चलते लोग बोलते हैं। वो तो जिसकी जो इच्छा बोलता रहे। ये अपनी अपनी इच्छा से लोग करते हैं। शायद अखिलेश यादव जी सुपरमैन है, हीमैन है, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पर कोई पार्टी या नेता का शिक्का नहीं होता है। वैक्सीन को लेकर सियासी सवाल और बयान तब आ रहे हैं जब देश अगले कुछ दिनों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू करने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीद जताई कि 13 या 14 फरवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ देश भर में टीकाकरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक साथ ड्राई रन जारी है। एक तरफ देश कोरोना टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में लगा है, तो दूसरी तरफ देश के कई सूबे ऐसे हैं जो बर्ड फ्लू से खौफजदा हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल में बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से कोहराम है। इन परिंदों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आसपास के कई और सूबों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे किस राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर क्या गतिविधि है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। महाकाल के शहर में इन दिनों अजीबोगरीब खौफ है। पहले ये खौफ कोरोना वायरस का था और अब उसकी जगह एक नए वायरस ने ले ली है। जी हाँ, ये है बर्ड फ्लू की दहशत। उज्जैन शहर में पिछले दिनों अचानक मरे हुए कौवे मिलने लगे तो हड़कंप मच गया। लोगों के मन में सवाल उमड़ने लगे। घरों में मेहमानों के आने का संदेशा देने वाले कौवे आखिरकार इंसानों को कब कौन सा संदेश दे रहे हैं। उज्जैन में मृत मिले कौवों को तुरंत दफना दिया गया, लेकिन उनके सैंपल भोपाल की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौवों की मौत के पीछे वजह क्या है। लेकिन एमपी के दूसरे शहरों में फैले बर्ड फ्लू को देखते हुए खतरा उसी का जताया जा रहा है। उज्जैन की तरह ही आगर, मालवा में भी खौफ की दस्तक है। पिछले 3 दिनों में करीब 300 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई है। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये इलाका राजस्थान के झालावाड़ जिले से सटा हुआ है। झालावाड़ बर्ड फ्लू की चपेट में है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट विभाग से साईं मंदिर के पास 2 क्रो मरे थे और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर लेके आए थे और उसका पीएम डॉक्टर अंकित जैन और डॉक्टर महाजन ने किया और उसके सैंपल लेकर हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे गए थे, जिसकी आज रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है और उसमें H1N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल एक तो हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया है, दूसरा रैपिड रिस्पांस टीम भी हम भी बना दी जिलों पूरे डिस्ट्रिक्ट में और सभी डॉक्टरों को निर्देश दीजिए, सीएमओ, नगर पालिका, वन विभाग, जहाँ जहाँ पशुओं और पोल्ट्री फार्मर वालों को भी निर्देश दिए कि वो जो भी पोल्ट्री सेल करें उसका चेकअप करवाएं और उसके बाद सेल करें। ये मध्य प्रदेश के खंडवा का गोविंद नगर इलाका है। यहाँ बर्ड फ्लू की आशंका लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कौवे और बगुलों की संदिग्ध मौत होने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की तस्दीक की। रात से बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उन्होंने बताया कि उनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। खांडवा की तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अचानक कौवों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहां मृत पाए गए कौवों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। कौवों में जब बर्ड फ्लू का पता चला तब से ही पशु चिकित्सालय विभाग और अन्य संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं।
हालांकि अब तक बर्ड फ्लू से पक्षियों में केवल कौओं की मौत हुई है, लेकिन वेटरनरी विभाग के डॉक्टर्स ने हर उस इलाके को अलर्ट कर दिया है जहां अधिक पक्षी रहते हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। इसके लिए जो कोई प्रोटोकॉल के अनुसार उनको जहाँ पे वो मृत पक्षी मिलते हैं उनको एक इंफेक्शियस मेजर का पालन करते हुए जो पूरी पीपी किट पहन के और उनको पॉलीथीन में रख के और 10 फुट का एक गड्ढा खुदवा के और उसके अंदर उनको दफना दिया जाता है। उसमें चूना और नमक लेयर डाल दी जाती है और पूरा तरफ को फिल कर दिया जाता है और जिस जगह पे ये फिलिंग की कार्रवाई होती है। बट हम लोग हाँ पोल्ट्री या इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट शायद कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी हैं उन लोगों को, और जू में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नगर निगम की टीम्स और ये जो फॉगिंग करती है तो थोड़ा डिसइंफेक्ट करना एरियाज को, वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और इसका आपको लेना। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौओं की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौओं की मौत हुई है। लैब रिपोर्ट्स में अभी तक सिर्फ इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अब 3 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इंदौर और मंदसौर के बाद आगर मालवा से जो सैंपल्स भेजे गए थे उनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें तय किया गया है कि जितने भी पोल्ट्री फार्म्स मध्य प्रदेश में उनमें कड़ी निगरानी रखी जाए और जरूरी पड़ने पर वहां से सैंपल तुरंत लिए जाए। भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एमपी के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के मंत्री मौजूद रहे। फौरी कदम के तहत दक्षिण भारत के राज्यों में से मुर्गे मुर्गियों के कारोबार पर रोक लगा दी गई है। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं इस जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं। कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार की तैयारियों पर आज तक ने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान से बात की। साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान जी, अब जो है कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू भी जो है एक सरकार के सामने समस्या के तौर पे आ रहा है। कई राज्यों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए हैं। इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई? देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आया था और 2015 से तो कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 स्टेट्स में इसके केस रिपोर्ट ना हुए। अभी भी 5 स्टेट से हमारे पास केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से मात्र हरियाणा में पोल्ट्री में और केरल में डक्स में आया। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कह सकते हैं कौवे, इन बर्ड्स में हैं। तो अभी चिंता की बहुत बात नहीं है। हम प्रयास करें प्रदेश सरकारों से मिलकर कि इसको लोकलाइज रहे, ये स्प्रेड ना हो पूरे देश में। इसको लेकर क्या आपके मंत्रालय के अंदर कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है? जिन स्टेट्स में ये पाए गया है बर्ड फ्लू, वहां से आप लोग उन राज्य सरकारों के साथ टच में हैं? जी, कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में। हम प्रदेश सरकारों के टच में हैं और कहा भी गया है कि जहां ये पोल्ट्री में है उसकी कलिंग कर दी जाए जिससे वो स्प्रेड ना हो। 1 किलोमीटर के रेडियस की हम कलिंग कराते हैं
वो प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मिलकर उसमें मुआवजा भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोकलाइज है। जो हमारे 30 कंपार्टमेंट पूरे देश में है पोल्ट्री के, जहां बड़े स्तर पर पोल्ट्री है, जैसे नमक्कल हो गया, तमिलनाडु में और जगह पे है, वहां से कहीं से किसी केस की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज्यादा चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या आप आज तक के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एग से बनी जो चीजें हैं खाने की, उसको किस तरीके से बनाया जाए? देखिए, चिकन हो या एग हो, सावधानी से ग्लव्स के साथ उसको हैंडलिंग की जाए और उसके बाद उसको पका के उबाल कर अगर आप खाएंगे तो कोई भी संभावना इसके ट्रांसमिशन की नहीं है। ये जूनोटिक डिजीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान में एवियन इन्फ्लुएंजा का मनुष्य में स्प्रेड का कोई भी केस आज तक देश में रिपोर्टिंग पहले भी नहीं हुआ है अभी आज तक। ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो सरकार कह रही है कि डरने की बात नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से खौफ से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां अलर्ट है ही, लेकिन आसपास के सूबों ने भी एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस ने नाक में दम मचा रखा था कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कंफर्म केस मिले हैं। गनीमत ये है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों में बर्ड फ्लू से मौत की सबसे खतरे वाली रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच की गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। उसको टोटली जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। जहां फिशिंग वहां पर होती है, फिशरमैन को भी वहां आने जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई और 9 किलोमीटर का जितना भी जो एरिया है उसको भी जो है वो सर्विलेंस जोन में जो है वो ले लिया गया है। अब हमने 119 कल नए सैंपल जो है वो पोल्ट्री से जो है वो उठाए हैं और उनको जो है वो जालंधर लैब में जो है वो भेजा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भी दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप के कई देशों से पक्षी आते हैं। वाइल्ड लाइफ है, गीस सीगियां है, माइग्रेटरी बर्ड है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला के बरवाला को पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चिकन और अंडों की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत आसपास के कई अन्य इलाकों में भी होती है। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लगातार मुर्गियों और चूजों की संदिग्ध तरीके से मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने मृत पाई गई मुर्गियों और चूजों के सैंपल जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लैब में भेजे हैं। हिमाचल में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही न सरकार सिर्फ सतर्क हो गई है, बल्कि एहतियात के तौर पर सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। पौंग डैम के इलाके में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो साथ ही 8 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन डिक्लेयर करते हुए वहां पर अंडा, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अब पूरे राज्य से मुर्गियों और अन्य पशु पक्षियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह राजस्थान के कई जिलों में भी बर्ड फ्लू का खौफ पसरा हुआ है। इसमें सबसे अहम केंद्र है झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ में 250 से अधिक कौवे मृत पाए गए हैं और वहां के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया।
रेस्पॉन्स टीम का गठन कल ही कर दिया गया था, तो आज हम पूरी निगरानी रख रहे हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जल महल में 10 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनंद फानन में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान में महज 5 दिनों में 15 जिलों तक बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। लगातार पक्षियों की मरने की घटनाएं सामने आ रही है। 5 दिनों में 1200 से ज्यादा पक्षियां मर चुकी हैं। जयपुर, पाली, कोटा और झालावाड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कई जिलों से खबरें आ रही हैं जहां पर लगातार पक्षियां मर रही हैं।